हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ममता और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर लाइफ प्रोसेस का सेकंड टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन। फर्स्ट हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स और आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन जो सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का। और इसमें देखिए रेस्पिरेशन, जैसे रेस्पिरेशन क्या होता है तो कुछ लोग सोचते हैं कि जो ब्रीथिंग है वो ही रेस्पिरेशन होता है, जबकि ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ये वो प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो फूड है हमारा, जो हमें न्यूट्रिशन में फूड लिया था और इसके बहुत छोटे छोटे पीसेस हो गए थे और लास्ट में हमारे हर सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाता है वो, तो जो फूड है उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो उस प्रोसेस को हम पूरा क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। और ये दो तरह का होता है, इसमें ब्रीथिंग भी इंक्लूड हो जाती है। तो ये इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। तो जो एक्सटर्नल होगा वो सेल के बाहर होगा और ये फिजिकल प्रोसेस है और इसमें ब्रीथिंग इन्वॉल्व होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे? केवल हम इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। अब इनहेल क्या करते हैं हम? जो एयर को हम इनहेल करते हैं विच इज रिच इन ऑक्सीजन। तो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, जो एयर है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो मोस्टली जो एयर है उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है हम वही इनहेल करते हैं और फिर हम एक्सहेल करते हैं। कौन सी एयर? जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा होती है तो उसको हम एक्सहेल करते हैं। तो जो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग का प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग। और रेस्पिरेशन जो है उसका एक पार्ट समझ लीजिए आप, काफी मतलब ये इसका पार्ट है। और जो रेस्पिरेशन है वो कैसा है? इंटरनल प्रोसेस है और ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि अब जो ऑक्सीजन गैस है हमने ले ली है, जो ऑक्सीजन हमारे अंदर आ चुकी है तो वो कहाँ जाएगी? वो हर सेल में जाएगी। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। जो हमने फूड लिया था किसकी फॉर्म में था? वो ग्लूकोज की फॉर्म में टूट चुका था बिल्कुल। अब उसमें ऑक्सीजन क्या है? रिएक्ट करेगी, उसको बर्न करेगी और क्या बना लेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलेगी। और ये एनर्जी जो है फिर हम डिफरेंट काम में ले लेंगे। अब ऐसा नहीं कि हमने फूड लिया और एनर्जी निकली तो हमारी फटाफट यूज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जो एनर्जी है हमें जब चाहिए होती है तो हम उसको हम ले लेते हैं। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं स्टोर होगी। तो वो कहाँ स्टोर होती है? तो वो स्टोर होती है एटीपी की फॉर्म में। अभी कहेंगे आप क्या होता है एटीपी? तो ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है और यूज्ड बाय सेल फॉर मैनी एक्टिविटीज। जो हमारी सेल होती है उसमें एटीपी मॉलिक्यूल्स होता है और फॉस्फेट यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। और जब इन दोनों क्या मिल जाती है? ऑक्सीजन मिल जाती है तो क्या बन जाता है? फिर एटीपी मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है। एटीपी को फॉस्फेट और ऑक्सीजन मिल जाती है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये एटीपी की फॉर्म में। तो जो एटीपी है ये लो एनर्जी वाला मॉलिक्यूल है और एटीपी जो है वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो यही हमारी जो सेल है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहता है और जब भी हमें जरूरत होती है, इसे तो करेंसी ऑफ सेल नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है जो हमारी सारी एनर्जी होती है वो स्टोर इसमें होती है एटीपी की फॉर्म में। तो ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है और जब भी हमें जरूरत पड़ेगी एनर्जी की तो जो एटीपी है ये हमारी सेल यूज कर लेती है डिफरेंट एक्टिविटीज के। और जो रेस्पिरेशन होता है टू टाइप्स का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे नाम से पता लग रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन द रेस्पिरेशन विच अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो एरोबिक होगा ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरा जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, तो उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? से हमारा फूड है ग्लूकोज, तो वो क्या होगा? साइटोप्लाज्म में ही होगा। ये जो प्रोसेस होगा इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लूकोज जो है वो चेंज जाएगा पायरुविक एसिड में, उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। दिस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में और फिर ये काम कहाँ होगा? सारा साइटोप्लाज्म में। और उसके बाद ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हमें मिलेंगे 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी और ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। जो पहला प्रोसेस है स्टेप जो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का कन्वर्जन होगा वो होगा साइटोप्लाज्म में, इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। और फिर उसे ऑक्सीजन मिल जाएगी तो पायरुविक एसिड मिक्स में चली जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और हमें 38 एटीपी ऑफ मॉलिक्यूल्स की इसमें मिलेंगे और ये सब काम होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है जो होता है किसमें? यीस्ट में। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये सभी प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है, डियर, लायन और ह्यूमन बींग्स में होता है। लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये किसमें होता है? यीस्ट में होता है। एग्जाम्पल है यीस्ट। तो ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा और ये सब किसमें होगा? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि इसमें क्या हुआ है? ऑक्सीजन हमें नहीं मिली है तो ये ऑक्सीजन की किसमें होगा? एब्सेंस में होगा। तो ये सारा कहां पर होगा? साइटोप्लाज्म में होगा।
ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एथाइल अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में। और इसमें हमें केवल कितने मिलेंगे, 2 एटीपी ऑफ मोलिक्यूल्स हैं इसमें हमें मिलेंगे। एनर्जी बहुत कम मिलती है हमें, तो केवल 2 एटीपी मिलेंगे हमें, 2 एटीपी केवल हमें इसमें मिलेंगे। और इसमें जो यीस्ट में होगा इसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो ये सारा कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, इसे माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा, ये केवल साइटोप्लाज्म में होगा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ होता है, टेक्स प्लेस इन आवर मसल्स ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज। हम बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत ऑक्सीजन चाहिए होती है, लेकिन ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो पाती है, तो फिर हमारी जो मसल्स सेल्स होती है वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो वहां क्या बनेगा, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, और फिर मसल टिश्यू जो है उसमें ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लैक्टिक एसिड में। और केवल हमें क्या मिलेंगे, 2 एटीपी ऑफ मोलिक्यूल्स मिलेंगे एनर्जी के। तो यहाँ पर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में। कई बार क्वेश्चन आता है कि मसल टिश्यू में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, तो कौन सा होता है, यहाँ पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, और हमें केवल 2 एटीपी ऑफ मोलिक्यूल्स एनर्जी के मिलेंगे। तो देखिए 2 तरह का रेस्पिरेशन हुआ, एरोबिक और एनारोबिक। तो जो इसमें दोनों में कॉमन क्या है कि जो ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड चेंज होगा वो दोनों में कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। ग्लूकोज से पायरुविक, इसे हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे, दोनों में ही साइटोप्लाज्म में होगा ये। लेकिन अगर उसे ऑक्सीजन मिल जाती है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन मिल जाती है, तो फिर क्या होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और हमें 6 CO2 वाटर और 38 मोलिक्यूल किसके मिल जाएंगे, एटीपी के। लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो फिर क्या होगा, फिर उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, और वो किसमें टूट जाएगा, पायरुविक एसिड, एथाइल अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और 2 मोलिक्यूल्स ऑफ एटीपी में। और हमारी जो मसल सेल्स होती है, मसल टिश्यू होते हैं, उनमें भी जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो वहां भी कौन सा होगा रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो वो भी साइटोप्लाज्म में होगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो ग्लूकोज से किसमें टूटेगा, पायरुविक एसिड में, और फिर उससे लैक्टिक एसिड में, और फिर हमें 2 एटीपी ही मोलिक्यूल्स जो है एनर्जी के मिल पाते हैं इसमें। तो ये दोनों में डिफरेंस है, और सिमिलैरिटीज यही है कि दोनों साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो पहला प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस दोनों किसमें होंगे, साइटोप्लाज्म में होंगे, लेकिन जो बाद में प्रोडक्ट बनेंगे वो दोनों में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसमें और एनर्जी जो है 30 एटीपी मिलेगी, और इसमें केवल हमें 2 एटीपी ही मिलती है। तो एग्जाम में इनमें डिफरेंस भी काफी आ जाता है और स्टेप्स भी पूछे जाते हैं। और अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो देखिए ये दिखाया हुआ है मैंने रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले नोज के थ्रू हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन। तो यहाँ पर नोज के थ्रू हमारे अंदर आती है फेनिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, एंड देन ट्रैकिया। और ट्रैकिया में ये 2 ब्रांचेस नीचे आती है, ब्रोंकाई होती है, और ये ब्रोंकाई जो है फिर 2 लंग्स में जाकर ये ब्रोंक्योल्स बन जाते हैं, और उसके जो बिल्कुल आगे है ये होती है एल्वियोलाई। ठीक है, जब नोज के थ्रू एयर आती है तो जो हमारी नोज में हेयर्स होते हैं, जो हमारे फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं नोज में, तो उससे क्या होता है, जो डर्ट पार्टिकल है, डस्ट है, वो सब यहीं पर रोक ली जाती है। जो हमारी एयर होती है फिल्टर होके हमारे अंदर आती है, और फिर कहाँ जाएगी, ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, ब्रोंक्योल्स में, फिर जो एल्वियोलाई में जाएगी। तो जो एल्वियोलाई है, जो मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो इसी के थ्रू होता है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नोज, और द एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स। और नोज से कहाँ जाएगी, थ्रोट में, एंड देन लंग्स में, और लंग्स में क्या होंगे, एल्वियोलाई होंगे। तो जो एल्वियोलाई है कैसे स्ट्रक्चर है, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोवाइड करता है सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यहीं पर जो है एक्सचेंज होता है गैसेज का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो देखिए क्या होगा, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा ब्लड में, हीमोग्लोबिन। तो जो ऑक्सीजन होगा जो हमने इनहेल किया है, तो वो इनसे जो हीमोग्लोबिन है, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, इससे क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा और क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और फिर ये ब्लड जो है जिसमें हीमोग्लोबिन इसके साथ जुड़ गया है, ऑक्सीजन के साथ हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और हर सेल में पहुंचा दिया जाएगा, और वहां पर हर सेल में जाके क्या करेगा, ये फूड को बर्न करेगी ऑक्सीजन, और हमें उससे एनर्जी मिलेगी। और वो एनर्जी कहाँ स्टोर होगी, मैंने पहले बताया था आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी फॉर्म में वो क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये काम तो वो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन एंड कैरीड फ्रॉम लंग्स टू सेल चली गई। अब क्या होगा, CO2 बनेगी वहां पर, क्योंकि जो हमारी जो ऑक्सीजन बर्न होगी उसमें, तो क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा, और साथ में एनर्जी बनेगी। कितने मोलिक्यूल्स बनेंगे एनर्जी के, 38
एटीपी मॉलिक्यूल जो है एनर्जी के उसमें बिल्डअप होंगे। तो देखिए जो उसमें CO2 बनेगी वो फिर क्या होगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन बनी है, ऑक्सीजन जो आई है बॉडी में हमारी, ये किसके थ्रू चली गई है पूरी बॉडी में, जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है ब्लड के थ्रू चली गई है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वहां पर, तो वो वापस जो है उस हीमोग्लोबिन के थ्रू तो नहीं आएगी, क्योंकि जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे जो ब्लड में डिजोल्व हो जाता है आराम से, तो वो क्या होगा, डिजोल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड वहां से आएगी। और क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा से कम में जाता है, डिफ्यूजन होगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का, तो डिफ्यूजन के थ्रू ये हमारे क्या होगा, वापस एल्वेलाई में आएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकाई में, और देन जो है नोज के थ्रू बाहर निकाल दी जाएगी। और इसमें डायफ्राम होता है, उसका मेन रोल होता है, क्या होगा इसमें, जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम होता है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें काफी अमाउंट में फिर ऑक्सीजन ले ली जाती है। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो डायफ्राम क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा, प्रेशर पड़ेगा, और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकाल दी जाती है। तो डायफ्राम का इसमें काफी मेन रोल होता है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसीजर जो है हमारा ये रेस्पिरेशन का कंप्लीट हो जाता है। तो जो एल्वेलाई होती है वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ताकि जो है क्या हो जाए, इसमें जो ब्लड वो होती है कैपिलरीज, ये काफी सारी अमाउंट में ऑक्सीजन को ले जाती है। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा ताकि ये ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके। तो एल्वेलाई का वैसे मेन फंक्शन जो मेन एक्सचेंज है गैसेस का, वो इसी एल्वेलाई के थ्रू होता है। तो ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो इसमें जो है ये हमारा ह्यूमन बीइंग से कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं प्लांट्स में। नाउ द रेस्पिरेशन इज इन प्लांट्स। तो देखिए जो प्लांट्स होता है उनको भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दिन में सनलाइट होती है तो दे डू फोटोसिंथेसिस, इसमें फूड को बनाते हैं, लेकिन उनको भी तो कुछ उनकी एक्टिविटीज होती है जिसको पूरा करने के उनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी में कहाँ से ओपन होती है, रेस्पिरेशन के थ्रू। तो रेस्पिरेशन प्लांट्स में होता है नाइट में, जब क्या नहीं है, सनलाइट नहीं है, तब वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। और उसमें रेस्पिरेशन के लिए गैसेस एक्सचेंज होता है, वो कहाँ से होता है उनमें, तो देखिए स्टोमेटा जो लीव्स में प्रेजेंट है उनके थ्रू होता है, लेंटिसेल्स जो स्टेम में प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू होता है, और रूट में सरफेस, रूट की जो सरफेस होती है उसमें डिफ्यूजन मेथड से क्या होगा, गैसेस ऑफ एक्सचेंज होता है। तो जिससे क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन लेते हैं और क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करेंगे ऑक्सीजन, और वही फूड क्या होगा, वो बर्न होगा ग्लूकोज, और क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी, जिसको एनर्जी को वो अपने फिर डिफरेंट जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें यूटिलाइज करते हैं। तो प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। इसलिए कहते हैं कि रात को हमें प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हम भी ऑक्सीजन लेते हैं और वो भी ऑक्सीजन लेंगे, तो वहां पर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि रात को हमें प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब देखिए कुछ जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि अमीबा है, तो उसमें कैसे होता है रेस्पिरेशन, सिंपल डिफ्यूजन के तरीके से। तो वो सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जिसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, तो सिंपल डिफ्यूजन होगा, तो उसमें क्या होगी, गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। फिशेज क्या यूज करती हैं, वो गिल्स यूज करती हैं, और गिल्स के थ्रू क्या करती है, वो ऑक्सीजन लेती है जो वाटर में डिजोल्व होती है। आपने देखा होगा कि जो फिशेज होती है वो जल्दी जल्दी वो रेस्पिरेशन करती है। क्यों करती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन की अमाउंट होती है वो वाटर में डिजोल्व है, उसी पे डिपेंड रहना पड़ता है। आपको तो बाहर निकालते हैं उनको, तो लंग्स तो है नहीं उनमें, तो वो मर जाती है। इसीलिए तो वो क्या करती है, जो ऑक्सीजन डिजोल्व है वाटर में उसी को वो यूज करती हैं। फिर से इंसेक्ट है, कॉकरोचेस हैं, तो उसमें ब्लड का कोई रोल नहीं होता है रेस्पिरेशन का। इनमें क्या होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं, स्पाइरेकल्स बोलते हैं, उनके थ्रू क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। और जैसे अर्थवर्म है, उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, स्किन है, वो स्किन के थ्रू क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। तो डिफरेंट एनिमल्स हैं जिनमें डिफरेंट जो क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जिनके थ्रू क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। अभी चैप्टर आपका इसमें रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया है। इसमें आपका अब तक कोई डाउट हो तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं इसको। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।